हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन लोग जो है फिजिक्स के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अपना जो है स्टार्ट करेंगे। अपन आज पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में, ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आज अपन लोग ऑप्टिक्स जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है ऑप्टिक्स, यानी कि प्रकाशिकी। देखो, प्रकाशिकी अपनी जो यूनिट है, ये वाली यूनिट अपने 11th-12th क्लास के लिहाज से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ साथ में इसका 10th क्लास के अंदर भी छोटा सा एक वेटेज अपन को देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर अपन लोग बात करें कंपटीशन के अंदर, तो कंपटीशन के अंदर भी जब आप लोग साइंस से रिलेटेड जितने भी एग्जाम आप लोग देते हो, तो उनके अंदर भी ऑप्टिक्स का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है, जिसके अंतर्गत अपन लोग देखना परावर्तन से संबंधित, अपवर्तन से संबंधित ये प्रश्न, लगभग वर्ण विक्षेपण से संबंधित प्रश्न अपन को बहुत सारे देखने को मिलते रहते हैं। इसलिए 11th-12th, साथ में ये 10th क्लास और कंपटीशन के जितने भी मेरे भाई बंधु हैं, कृपया करके थोड़ी देर के लिए आज अपन की स्टार्टिंग जो क्लास है इसको सब्र करके देखें। आपको बहुत कुछ और अच्छे से समझ में आएगा। देखो, थोड़ा बहुत मैं 12th क्लास के लिहाज से अगर मैं देखूं आपको, तो ऑप्टिक्स एक अपनी यूनिट है 12th क्लास के अंदर, जिसके अंतर्गत अपन लोग जो है प्रकाश का अध्ययन करेंगे। प्रकाश का अध्ययन, या फिर मैं बोलूं कि प्रकाश से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में अपन लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर अपने 12th क्लास के 2 चैप्टर इसके अंदर शामिल होते हैं। एक अपना इसके अंदर आएगा चैप्टर नंबर 9, एक अपना इसके अंदर आएगा चैप्टर नंबर 10। ये 2 चैप्टर अपने इसके अंदर आएंगे, और दोनों को मिला करके चैप्टर नंबर 9 अपना जो आता है, ये आता है 7 नंबर का। चैप्टर नंबर 10 जो अपना आता है, ये 5 नंबर का आता है। इस प्रकार से ये दोनों चैप्टरों को मिला करके ये जो यूनिट होती है, 12 नंबर की यूनिट अपने आएगी 12th क्लास के अंदर। देखो, वैसे यूनिट का नाम है प्रकाशिकी। चैप्टर नंबर 9 के अंदर प्रकाश को जो है किरण माना गया है। क्या माना गया है? किरण। और किरण मान करके प्रकाश को कुछ घटनाओं का अध्ययन अपन लोग इस चैप्टर के अंदर करेंगे। इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है किरण प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स। और प्रकाश को किरण मान करके कौन कौन सी घटनाओं का अध्ययन करेंगे, और ये भी अपन सीक्वेंस वाइज ही चलेंगे। मतलब पहले इस घटना करेंगे, उसके बाद में से लाइन से चलते रहेंगे। तो पहली घटना जो अपन पढ़ेंगे किरण प्रकाशिकी के अंदर, वो आएगी अपनी परावर्तन। उसके बाद में आएगी अपवर्तन। उसके बाद में अपन देखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसके बाद में इसी चैप्टर के अंदर आएगा वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन व कुछ प्रकाशिक युक्तियां। जैसे आप लोग यहाँ पे देखोगे सूक्ष्मदर्शी व दूरदर्शी के बारे में आप लोग यहाँ पे देखोगे। ये सब यहाँ पे अपन लोग पढ़ने वाले हैं। परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वर्ण विक्षेपण यानी कलर डिवीजन, और यह आ जाएगा स्कैटरिंग। और ये अपन टोटल कुछ अपन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी अपन यहाँ पे देखेंगे। इस प्रकार से प्रकाश को किरण मान करके अपन लोग जो है चैप्टर नंबर 9 के अंदर ये सब पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 10 के अंतर्गत जो है प्रकाश को माना गया है तरंग, और तरंग मान करके अपन इस चैप्टर के अंदर कुछ घटनाओं का अध्ययन करेंगे। इसलिए चैप्टर नंबर 10 का जो नाम है अपना, वो है तरंग प्रकाशिकी, यानी कि वेव ऑप्टिक्स। इसके अंदर प्रकाश को तरंग मान करके कौन कौन सी घटनाओं को अपन लोग पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर देखो कौन कौन सी आएंगी। एक आएगी व्यतिकरण, एक आएगा विवर्तन, एक आएगा ध्रुवण। इसके अलावा कुछ प्रकाशिक युक्तियां जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, तो यहाँ पे भी आप लोग देखोगे कि जो अपना सूक्ष्मदर्शी है, दूरदर्शी है, इन सब की अपन लोग जो है विभेदन क्षमता, विभेदन सीमा, इन सब के बारे में अपन यहाँ पे देखेंगे। इस प्रकार से ये थोड़ा बहुत मैंने एक फॉर्मेट तैयार किया है प्रकाशिकी के बारे में, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 का। आज अपन लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो अपनी है रे ऑप्टिक्स, यानी कि किरण प्रकाशिकी। चैप्टर नंबर 9 को अपन लोग स्टार्ट करेंगे, और चैप्टर नंबर 9 के अंदर भी किरण प्रकाशिकी के अंदर भी आज अपन लोग सिर्फ एक घटना के बारे में पढ़ेंगे। ये अपना जो वीडियो होगा मेन, वो होगा परावर्तन के ऊपर। तो आज अपन लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग प्रकाश के परावर्तन को।
देखिए अपन लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन, यानी कि लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। इस घटना को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको बता दूं। देखो अपन कंपेयर करके अगर पढ़ते हैं कि परावर्तन ये होता है, अपवर्तन ये होता है, थोड़ा बहुत कंपेयरिंग करके पढ़ेंगे तो अपन को दो घटनाएं साथ याद होंगी और साथ ही साथ आपको समझ में भी ज़्यादा आएगा। इनको पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं, जैसे एक तो अपन मैं बार बार बोलूँगा माध्यम, और ये माध्यम जो है दो प्रकार के माध्यम अपन लोग नाम बोलेंगे, एक होता है विरल माध्यम और एक होता है सघन माध्यम। थोड़ा बहुत मैं इनका मतलब बता दूं आपको कि विरल माध्यम क्या होता है और सघन माध्यम क्या होता है। देखो विरल माध्यम क्या होता है, एक ऐसा माध्यम जहां पर के ऊपर कोई भी ना हो, कुछ भी ना हो, मतलब वहां पे वायु भी ना हो, उसको बोलते हैं निर्वात। क्या बोलते हैं? निर्वात। तो जहाँ पे सिर्फ निर्वात हो, हवा भी ना हो, वायु भी ना हो, ऐसे माध्यम को बोलते हैं निर्वात। निर्वात होगी उस माध्यम को अपन लोग एक पर्टिकुलर नाम देते हैं, क्या बोलते हैं उसको? विरल माध्यम। और इससे तो थोड़ा सा भी भारी होगा, थोड़ा सा भी भारी, उसको अपने एक नाम देंगे, क्या? सघन माध्यम। क्या नाम देंगे? सघन माध्यम। प्रकाश के परावर्तन को जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर सिर्फ एक ही माध्यम काम में लेना है, या तो आप लोग विरल माध्यम को ही काम में ले या फिर आप लोग सघन माध्यम को काम में ले। लेकिन अपवर्तन की घटना जब अपन लोग पढ़ेंगे तो उसके अंदर दोनों माध्यम काम में आएंगे, विरल माध्यम भी काम में आएगा और सघन माध्यम भी काम में आएगा। अब देखो परावर्तन के अंदर, परावर्तन के अंदर क्या होता है? परावर्तन का मतलब होता है कोई भी किरण का टकरा करके वापस मुड़ जाना। क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। लेकिन देखो थोड़ा सिस्टम वाइज देखें इसको। इसके अंदर क्या होता है, अपन एक चिकना पॉलिश किया हुआ सरफेस लेंगे। चिकना पॉलिश क्या हो, मैंने क्या ले लिया? एक पृष्ठ ले लिया। अब देखो इसके अंदर मैंने आपको बताया एक ही माध्यम काम में आएगा, या तो सघन माध्यम से प्रकाश की किरण आए और सघन माध्यम में टकराए, क्या हो जाए? वापस लौट जाए। या हो सकता है विरल माध्यम में प्रकाश की किरण आए और विरल माध्यम में टकराए, क्या हो जाए? वापस चली जाए। ये हो सकता है। तो अगर अपन विरल माध्यम को लेकर के प्रकाश के परावर्तन के बारे में देखें तो देखो, जैसे मैंने क्या ले लिया? चिकना पॉलिश किया हुआ पृष्ठ। जैसे ही इस प्रकाश चिकने पॉलिश के पृष्ठ के ऊपर कोई प्रकाश की किरण आकर के ऐसे गिरेगी, पॉलिश करी हुई है नीचे तो वो जा नहीं सकती, तो सीधी सी बात है वो टकरा के क्या हो जाएगी? वो इससे वापस इसी माध्यम में क्या हो जाएगी? वो लौट जाएगी। ये माध्यम मैंने कौन सा बताया है? विरल माध्यम बताया है, निर्वात है। इसके अंदर टकरा कर क्या है? तिरछी आई है तो तिरछी ही जाएगी। ये आगे आगे देखो अलग अलग अपन केस बना के पढ़ेंगे कि अगर ये चिकना पॉलिश क्या हुआ प्रश्न ना होता, खुरदरा होता तो क्या होता, तिरछी ना आती, सीधी आती तो क्या होता, वो अलग अलग केस की बात है। एक बार थोड़ा सिंपल अगर अपन देखें कि चिकना पॉलिश क्या हुआ पृष्ठ ले लिया मैंने, पॉलिश सरफेस है, इसके ऊपर प्रकाश की किरण आकर के गिरी है तो टकरा करके इसी माध्यम में क्या हो गई? वो लौट गई। विरल माध्यम में आई, विरल माध्यम में क्या हो गई? वो लौट गई। मोटी मोटी बात तो यही है कि ये घटनाएं क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर देखो एक एक को नाम दिया जाता है, इसको अपन बोलेंगे चिकना पॉलिश पृष्ठ। जो किरण आकर के गिरती है उस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण, इंसिडेंट रे। और जो किरण टकरा करके वापस जाती है परावर्तन की घटना में, उसको बोलेंगे परावर्तित किरण। अपवर्तन की घटना में टकराने के बाद में इधर जाए उसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। यहाँ पे परावर्तन पढ़ रहे हैं इसलिए इस किरण का नाम क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण नाम इसका हो जाएगा। ठीक है। अब देखो साथ ही साथ एक बात और याद रखना, आपतित किरण को और परावर्तित किरण को अलग अलग करने के लिए अपन इन दोनों के बीच में काल्पनिक रेखा खींच देते हैं। दिखेगी नहीं अपन को, वो काल्पनिक रेखा खींच देते हैं इन दोनों को अलग अलग करने के लिए। इन दोनों को अलग अलग करने के लिए मैंने बीचों बीच में एक काल्पनिक रेखा खींच दी। इस काल्पनिक रेखा को बोलते हैं अभिलंब। हिंदी के अंदर बोलते हैं अभिलंब, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉर्मल, इसलिए इसको शॉर्टकट के अंदर सिर्फ एन से शो कर दिया जाता है। ये इसकी कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो देखो बेसिक मोटी मोटी बात क्या है कि जब भी किसी चिकने पॉलिश के पृष्ठ के ऊपर कोई प्रकाश की किरण आपतित होगी तो इससे टकरा करके उसी माध्यम में क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। प्रकाश की इस घटना को क्या बोल देते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर देखो कुछ खास बात ये है
कि विरल माध्यम में या फिर परावर्तन की घटना में आपसे कोई पूछे कौन कौन सी क्वांटिटी जो है वो सेम रहती है, कौन कौन सी डिफरेंट हो जाती है, तो देखना हमेशा याद रखना, जिस वेग से ये प्रकाश की किरण आई है निर्वात में आ रही है, निर्वात में प्रकाश का वेग याद रखना, निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है, सबसे ज़्यादा, और उसका मान उसको सी से शो करते हैं, उसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और ये मैक्सिमम होता है। तो इसी वेग से तो प्रकाश की किरण आती है और इसी वेग से प्रकाश की किरण टकरा के क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। जिस स्पीड से आई थी उसी स्पीड से क्या हो जाएगी, ये वापस चली जाएगी, यानी कि उसका वेग क्या रहेगा, नो चेंज रहेगा, उसके वेग के अंदर कोई कमी नहीं आएगी। दूसरी बात याद रखना, जितनी दूरी से ये आई है, जितनी दूरी ये तय करके आई है, उतनी दूरी तक ये वापस जाने की क्षमता भी रखती है। यानी कि जितनी वेवलेंथ इसकी है, जितनी लेमडा, जितनी तरंग दैर्ध्य इसकी है, उतनी तरंग दैर्ध्य इसकी भी है। तो लेमडा का मान भी क्या रहता है, अपरिवर्तित। ये भी क्या है, नो चेंज। लेमडा का मान भी क्या है, नो चेंज। अपन देखो आगे जाकर के एक रिलेशन पढ़ते हैं, C = क्या होता है, न्यू लेमडा। ये नो चेंज, ये नो चेंज, तो आवृत्ति भी क्या रहेगी, नो चेंज, मतलब इसमें भी कोई चेंज नहीं होता है। तो चेंज क्या होता है, चेंज होती है, आप लोग ये बात मान के चलना कि जितनी चमक से ये किरण आकर गिरी थी, जितनी तीव्रता इसकी थी, हो सकता है इसकी तीव्रता बढ़ भी सकती है, हो सकता है इसकी तीव्रता घट भी सकती है। यानी कि इसकी जो तीव्रता है, इंटेंसिटी जो है, याद रखना, तीव्रता जो है वो इसकी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। कौन सी घटना के अंदर, प्रकाश के परावर्तन के अंदर। ये बेसिक बेसिक बातें हैं, ये आप लोग याद रखना। ये हो गया प्रकाश के परावर्तन की बात। अब देखो प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम हैं, वो नियम कौन कौन से हैं, वो नियमों के बारे में अपन लोग पढ़ेंगे, देखना इधर। परावर्तन के नियम, परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम हैं। पहला नियम तो लगभग परावर्तन का और अपवर्तन का सेम सही है। देखो पहला नियम क्या बात बोलता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये वाला क्या हो गया, अभिलंब, क्या इन तीनों का ये एक प्रकार का बाईपास पॉइंट है क्या, इस पॉइंट के ऊपर ये तीनों मिल रहे हैं क्या। तो बस ये इसी बात को पकड़ लो आप लोग, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक समतल के अंदर एक बिंदु पर मिलते हैं, या फिर ऐसे मान लो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही समतल में होते हैं। ये क्या कहलाता है, परावर्तन का पहला नियम कहलाता है। तो लिख लेंगे आप इसको, आपतित किरण, परावर्तित किरण, सॉरी अपवर्तित नहीं, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक समतल में होते हैं। ये क्या होगा, इसका पहला नियम। दूसरा नियम इसका इंपॉर्टेंट है। दूसरा नियम देखो क्या बात बोलता है। दूसरे नियम को पढ़ने से पहले मैं आपको 2 कोण की डेफिनेशन बता देता हूँ एक बार। देखो 2 कोण आपके काम में आएंगे, एक होता है आपतन कोण, एक होता है परावर्तन कोण। आपतन कोण क्या होता है, जो किरण आपतित होती है, ये आपतित किरण अभिलंब के साथ में एक कोण बनाती है, उस कोण को बोलते हैं आपतन कोण। आपतन को इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट, इसलिए इसको शो करेंगे अपन लोग आई से, इंसिडेंट एंगल, ठीक है, आपतन कोण। इसी प्रकार जो किरण परावर्तित होती है, ये परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ में एक कोण बनाती है। परावर्तित को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड, इसलिए इसको अपन शो करेंगे आर से। किससे शो करेंगे, आर से। अब नियम क्या बात बोलता है, दूसरा नियम ये बात बोलता है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये होता है कोण का सिंबल। आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। दूसरा नियम ये बात बोलता है, आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के। मतलब क्या हुआ कि जो किरण 30 डिग्री पे आके गिरी है वो 30 डिग्री पे क्या होगी, वापस जाएगी। 60 पे आके गिरी है वो 60 पे क्या होगी, वापस होगी। पिछली बार 10th क्लास के अंदर एक क्वेश्चन आया था इस प्रकार का, अक्स की वैल्यू आपसे पूछ ली, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, 60 डिग्री पे आई है तो 60 पे क्या हो जाएगी, वो वापस चली जाएगी। तो यहाँ पे अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी। ये है परावर्तन से रिलेटेड 2 नियम, जिनके ऊपर बेसिक बेसिक बातें अपन लोगों ने करी हैं। दूसरी बात देखो, यहाँ पे कुछ केसेस अगर मैं बढ़ाऊं कि अगर ये किरण, यही किरण तिरछी ना करके एकदम से सीधी की सीधी आती, एकदम से सीधी की सीधी आकर के इसके ऊपर गिरती, ये अपना चिकना पुलिस क्या पृष्ठ था, इसके ऊपर ऐसे ना करके ऐसे के ऐसे इसके ऊपर आती,
सीधी की सीधी। मैंने आपको क्या बताया था, तिरछी आएगी तिरछी जाएगी, तो सीधी सी बात है, सीधी आएगी तो सीधी क्या हो जाएगी, वो वापस चली जाएगी। सीधी आई है, सीधी क्या हो गई, वो वापस चली गई। अच्छा, ये आई थी तो इसका नाम क्या हो गया, आपतित किरण, वापस चली गई तो इसका नाम क्या हो गया, परावर्तित किरण। अभिलंब क्या होता है, आपतित किरण को परावर्तित किरण को अलग करने वाली रेखा। तो आपतित किरण भी यही है, परावर्तित किरण भी यही है, तो इनको अलग करने वाली रेखा भी कौन सी होगी, ये वाली होगी। अभिलंब भी कौन सा होगा, ये वाला ही होगा। अब देखो आपतन कोण कौन सा होता है, इस कंडीशन के अंदर मान लो आपको कोई पूछ ले कि सीधी लंबवत इसके ऊपर आकर के गिरती है, तो बताओ आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान क्या होता है। इसके अंदर हमेशा याद रखना, सीधी आखिर गिरी है तो सीधी क्या हो गई, वो वापस चली गई। तो इस कंडीशन के अंदर आपतित किरण भी यही है, परावर्तित किरण भी यही है, इन दोनों को अलग करने वाली रेखा यानी कि विलंब भी यही है। तो देखो आपतन कोण का मान क्या होगा, आपतन कोण क्या होता है, आपतन कोण होता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण। इसके अंदर आपतित किरण भी यही है, अभिलंब भी यही है, दोनों एक ही लाइन के ऊपर है, तो इनके बीच में कोई कोण बनेगा क्या, कोई भी कोण नहीं बनेगा। तो सीधी सी बात, आपतन कोण का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। परावर्तन कोण क्या होता है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कोण होता है। यहाँ पे परावर्तित किरण भी यही है, अभिलंब भी यही है, तो इनके बीच में कोई कोण नहीं बन रहा, तो अब इसका मान भी कितना होगा, 0। देखो कोण कब बनता है, जब किरण थोड़ी बहुत तो क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो अलग होनी चाहिए। अगर इसी के ऊपर से जा रही है तो कोण नहीं बनेगा, कोण नहीं बनेगा तो सीधी सी बात है एंगल की वैल्यू कितनी आएगी, 0 डिग्री आएगी। तो इस केस के अंदर ये प्रश्न काफी बार पूछे जाने की संभावना रहती है, याद रखना। कैसे आएगी लैंग्वेज इसकी लिखी हुई कि किने पोलिश के पृष्ठ के ऊपर कोई प्रकाश किरण अभिलंबत आती है, गिरती है, मतलब कि सीधी की सीधी लंबवत आकर के गिरती है, तो उस कंडीशन के अंदर बताओ आपतन कोण का परावर्तन कोण का मान कितना होता है, 0 डिग्री होगा। दोनों का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अब देखो अपन देखते हैं कि इस परावर्तन को दो प्रकारों के अंदर, दो भागों के अंदर बांटा गया है। एक परावर्तन होता है नियमित परावर्तन, एक परावर्तन होता है विसरित परावर्तन। ये वाला जो अपन परावर्तन पढ़ रहे हैं, ये एक प्रकार का नियमित फिक्स डायरेक्शन में आ रही है, फिक्स डायरेक्शन में जा रही है, इसकी डायरेक्शन फिक्स होती है, ठीक है ना। प्रकाश एक निश्चित दिशा से आया था, निश्चित दिशा के अंदर ही वापस गया है, तो इस प्रकार के परावर्तन को बोलते हैं नियमित परावर्तन। लेकिन अगर प्रकाश चिकने पॉलिश के पृष्ठ की बजाय ऐसे किसी खुरदरे पृष्ठ के ऊपर आ जाए, कैसे आ जाए, ऐसे खुरदरे पृष्ठ के ऊपर, जैसे सपोज करके देखो ऐसे इसके ऊपर आकर के गिरा, तो क्या हो जाएगा, वो वापस लौट जाएगा। यहाँ पे आकर के गिरा वो, तो क्या हो जाएगा, वो वापस चला जाएगा। यहाँ पे आकर के गिरा तो कहाँ पे जाएगा, वो यहाँ पे चला जाएगा। सीधा आकर के गिरा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, वो सीधा चला जाएगा। इस प्रकार से प्रकाश का पुंज जब इस पूरे खुरदरे पृष्ठ के ऊपर के गिरता है, आपतित होता है, तो सभी दिशाओं के अंदर क्या हो जाता है, अनियमित रूप से फैल जाता है। प्रकाश का किसी खुरदरे सतह पर गिर करके सभी दिशाओं में फैलने को अनियमित परावर्तन बोल दो, या फिर इसका एक पर्टिकुलर नाम अपन लोग किताबों के अंदर देखते हैं, क्या मिलता है अपन को, विसरित परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विसरित परावर्तन। तो प्रकाश का किसी खुरदरे सतह के ऊपर आपतित होकर के सभी दिशाओं में अनियमित रूप से फैलने को क्या बोल देते हैं, विसरित परावर्तन बोल देते हैं। ये अभी तक सिर्फ बात हुई है परावर्तन की डेफिनेशन और इसके दो नियमों की। अब देखो परावर्तन की जो अपन लोग घटना पढ़ रहे हैं, इस परावर्तन की पूरी पूरी घटना में सबसे जिम्मेदार कौन लग रहा है आपको, कि अगर वो युक्ति ना होती, वो किरण ना होती, तो उसके बिना परावर्तन की घटना संभव नहीं हो पाती। तो इसके अंदर सबसे जिम्मेदार है ये कौन, ये चिकना पुलिस क्या हुआ पृष्ठ। अगर ये चिकना पुलिस क्या हुआ पृष्ठ नहीं होता, ना ही तो प्रकाश किरण इसके ऊपर आती और ना ही टकरा करके वापस जाती। टकरा करके वापस जाने को तो अपन लोग परावर्तन का नाम दे रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे जो जिम्मेदार युक्ति अपन को लग रही है वो कौन सा है, ये चिकना पुलिस क्या हुआ पृष्ठ। इस चिकने पुलिस के पृष्ठ को पर्टिकुलर एक नाम दे दिया जाता है। तो यही वो युक्ति है जिसकी सहायता से अपन किसका अध्ययन कर पा रहे हैं, परावर्तन का अध्ययन कर पा रहे हैं। और इसको अपन लोग एक नाम देते हैं, इसको बोलते हैं दर्पण। क्या बोलते हैं, दर्पण, यानी कि मिरर। तो कोई आपसे पूछे कि भाई दर्पण क्या होता है, दर्पण क्या होता है, दर्पण सिर्फ उसी को नाम देंगे जिसके पीछे आपको क्या करी हुई मिलेगी, पॉलिश करी हुई मिलेगी। अपन घरों के अंदर सुबह सुबह जब नहा धो करके और अपनी शक्ल देखते हैं, चेहरा देखते हैं, तो उसके पीछे पॉलिश करी हुई है, तभी देखो अपना जो बिंब है, अपना जो चेहरा है अपन को इसके अंदर दिख रहा है। अगर उसके पीछे पॉलिश करी हुई नहीं मिलती तो अपन को उसके आर पार दिखता।
जिसके पीछे पॉलिश करी हुई नहीं मिलती है, पारदर्शी होता है, आर पार जिसके दिखता है वो दर्पण नहीं होता, वो कांच होता है। क्या होता है? वो कांच। जिसके पीछे पॉलिश करी हुई मिलेगी उसको क्या बोलते हैं? दर्पण। क्योंकि पीछे पॉलिश करी हुई मिलेगी तभी अपनी आंखों की किरण उसके ऊपर गई और उसका क्या बना? प्रतिबिंब बना। प्रतिबिंब बन जाएगा, टकरा करके किरण वापस आ जाएगी, उसको बोलते हैं परावर्तन। तो दर्पण एक प्रकार की वह युक्ति है जिसकी सहायता से अपन लोग किसका अध्ययन करते हैं? परावर्तन का अध्ययन करते हैं। उस युक्ति को क्या बोलते हैं? दर्पण बोलते हैं। तो देखो, वह युक्ति जिसकी सहायता से परावर्तन का अध्ययन किया जाता है। परावर्तन का अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? दर्पण बोलते हैं। अब देखो, ये जो दर्पण है, ये वाला जो मिरर है, ये दो प्रकार का होता है। अभी कितने प्रकार का होता है दर्पण? दो प्रकार का। एक तो अपना होता है समतल दर्पण। कौन सा होता है? समतल दर्पण, जिसको प्लेन मिरर बोलते हैं। एक अपना होता है गोलीय दर्पण। एक कौन सा होता है? गोलीय दर्पण। समतल दर्पण बेसिकली समतल ही होगा, इसके पीछे आपको पॉलिश करी हुई मिल जाएगी, इसको क्या बोल देंगे अपन लोग? समतल दर्पण बोल देते हैं। गोलीय दर्पण गोले के जैसा होगा, स्फेरिकल प्लेन मिरर। और एक कौन सा हो गया? स्फेरिकल मिरर, यानी कि गोलीय दर्पण। अब देखो, इस गोलीय दर्पण को, इस गोले को अगर आप लोग बीच में से काट करके, चाकू की सहायता से आप इसको बीच में से काट दो, और बीच में से काट करके अगर आप इसके बाहर वाले भाग पे पॉलिश कर देते हो, इसके उभरे हुए भाग पर, बाहर भाग वाले भाग पे अगर इसके आप पॉलिश कर देते हो, तो इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। तो ये क्या कहलाता है? अवतल दर्पण। और अगर आप इसको बीच में से काट करके अगर आप इसके अंदर वाले भाग पे पॉलिश कर देते हो, तब जो दर्पण बनता है, इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं इसको? उत्तल दर्पण। तो कहने का मतलब, गोलीय दर्पण दो प्रकार का हो गया, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो देखो जी, दर्पण क्या है, मिरर क्या है, व्हाट इज मिरर? तो क्या हो गया मिरर? विच इंस्ट्रूमेंट दिस स्टडी ऑफ लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज द टू टाइप्स, प्लेन मिरर एंड एक कौन सा हो गया? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर इज ऑल्सो टू टाइप्स, कॉन्वेक्स एंड कौन सा हो गया? कॉनकेव। उत्तल दर्पण और एक कौन सा हो गया? अवतल दर्पण। अब अपन लोग जो है दर्पण के बारे में, इसके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले अपन लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण के बारे में। 5-7% जो बेसिकली हर एक कॉम्पिटिशन, हर एक बोर्ड के पेपर के अंदर आते रहते हैं, उनकी अपन लोग चर्चा करेंगे। और गोलीय दर्पणों के अंदर अपन लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे। फिर गोलीय दर्पण की डेफिनेशन पढ़ने के बाद में अपन लोग अवतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। अवतल दर्पण के ऊपर कहाँ कहाँ पे अपन लोग बिंब को रखें, कहाँ कहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा, अवतल दर्पण के लिए कौन कौन से उपयोग हैं, अवतल दर्पण के बारे में सब ये जो चीज़ें इसके बारे में पढ़ेंगे, वो इसके बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार डिटेल से अपन लोग इनके बारे में देखने वाले हैं। एक बार कुछ बेसिक डेफिनेशन तुम आपको जो काम में आएंगी, जैसे फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है, उन सब की अपन लोग बात कर लेते हैं एक बार। तो मैं एक दर्पण लेकर के, और कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं तो किसी भी दर्पण को पढ़ने से पहले अपन को पता होनी चाहिए, तो जिनके बारे में अपन लोग देखेंगे। तो देखो, अगर आपको कोई भी चीज़ को ढंग से पढ़ना है तो सीधी सी बात है, उसको टाइम देना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए बैठना पड़ेगा आराम से, वरना सिर्फ हवाबाजी करनी है तो कोई फायदे वाली बात है नहीं फिर उसके अंदर। देखिए, अभी मैं बात कर रहा हूँ दर्पण से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस की बात कर रहा हूँ, फिर मैं डिटेल से आपको जो है समतल दर्पण के बारे में और गोलीय दर्पण के बारे में बताऊंगा। एक बार जो है मैं लिख रहा हूँ दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो अपन को पता होनी चाहिए। देखो कौन कौन सी डेफिनेशन है, पहले तुम आपको देखो, एक बेसिकली मैंने एक ये बड़ा दर्पण काम में लिया है, इसको क्या बोलते हैं? अगर मैंने इसके बाहर वाले भाग पे पॉलिश कर दी, इसको बोलेंगे अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। देखो, ये जो अवतल दर्पण है,
इस अवतल दर्पण के पीछे मैंने जहाँ जहाँ पे पॉलिश करी है वहाँ पे अगर प्रकाश टकराएगा तो वो टकरा करके इधर नहीं जा पाएगा, ये वाला पॉलिश सरफेस उसको टकरा करके किधर भेज देगा, इसी दिशा के अंदर, इसी माध्यम के अंदर क्या कर देगा, उसको परावर्तित कर देगा। ये वाला इसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये मान लो इसको मैंने नाम दे दिया एस से लेकर के एस डिस तक, ये वाली जो दूरी है, ये वाला जो परावर्तक पृष्ठ है, इस परावर्तक पृष्ठ को बेसिकली एक इंपॉर्टेंट नाम दे दिया जाता है द्वारक। क्या बोलते हैं इसको? द्वारक, अपर्चर। यानी कि दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है, दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। यहाँ पे द्वारक का काम कौन कर रहा है अभी? एस डिस। यहाँ से यहाँ तक का जो ये दूरी है, ये क्या कहलाएगी? द्वारक कहलाएगी। दूसरी डेफिनेशन आपको याद रखनी है, एक होता है ध्रुव, जिसको अपन लोग पोल बोलेंगे और पी से इसको शो करेंगे। ध्रुव क्या होता है? इस परावर्तक पृष्ठ का या फिर इस द्वारक का जो मध्य बिंदु है, द्वारक का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। द्वारक का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। इसको नॉर्मली अपन लोग पी से शो करेंगे। अब देखो तीसरी डेफिनेशन क्या है। इस ध्रुव के बीचों बीच, ये ध्रुव एक ऐसा बिंदु है, सिर्फ प्रकाश की किरण जो है इसी ध्रुव से ही जो है ना सीधी की सीधी पार करके जा सकती है। इसके अलावा और कोई भी बिंदु ऐसा नहीं है कि यहाँ पे टकराएगी तो इसकी यहाँ पे चली जाएगी, नहीं। ये ध्रुव सिर्फ एक ऐसा बिंदु है जिससे सीधी की सीधी गुजर सकती है। और ध्रुव से तो सीधी की सीधी रेखा गुजरती है, इस रेखा को अपन लोग के नाम बोलते हैं, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं इसको? मुख्य अक्ष, यानी कि प्रधान अक्ष। ठीक है, यानी कि ध्रुव से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। चौथी डेफिनेशन आपको याद रखनी है क्या? चौथी डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आएगी वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको सी से शो करेंगे। किसे शो करेंगे? इसको सी से शो करेंगे। देखो मैंने क्या बताया कि ये जो अवतल दर्पण है ये किसी गोले से अपन ने काट करके बनाया था। तो दर्पण जिस भी गोले का कटा हुआ भाग है, ये दर्पण किसी ना किसी गोले का कटा हुआ भाग है। दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग है उसका केंद्र लगभग यहाँ पे मिलेगा आपको, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग है उसका केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। इसको सी से प्रदर्शित करते हैं, याद रखना। दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग है उसका केंद्र क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। किससे शो करेंगे इसको? सी से। पांचवी डेफिनेशन आपको याद रखनी है वक्रता त्रिज्या। क्या याद रखोगे? वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको कैपिटल आर से शो करेंगे। किससे शो करेंगे इसको? कैपिटल आर से। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। फिर ऐसे मान लो कि दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग था उस गोले की त्रिज्या, केंद्र तो ये है उसका, ये क्या हो जाएगी? परिधि तक। केंद्र से परिधि तक के बीच की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। तो दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग है उसकी त्रिज्या क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। या फिर ऐसे मान लो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। सी व पी के बीच की दूरी। देखो मैं थोड़ा शॉर्टकट के अंदर लिख रहा हूँ। अपना जो नोट्स वगैरह जो होगा वो अपन लोग टेलीग्राम चैनल के ऊपर उपलब्ध करा देंगे, डिटेल वाइज एकदम से सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट। कंपटीशन के लिहाज से भी, पहले और 12th वाला भी, वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार मैं यहाँ पे थोड़ा समझाने के लिए बस मोटी मोटी बातें लिख रहा हूँ। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी अपन जल्दी ही जो है वीडियो डाल देंगे, तो उसके बाद आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। एक बार हिंदी मीडियम के लिए थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा बताया जा रहा है। एक डेफिनेशन आप लोग याद रखेंगे, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस इसको कैपिटल एफ से शो करेंगे। मुख्य फोकस देखो क्या होगा,
यहाँ पे मान लो आप लोग किसी भी, देखो अलग अलग कंडीशन होंगी, यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे सी व पी के बीच में आएगा, एक एफ भी आएगा, कहीं पे यहाँ पे मान लो अनंत से लाइन आ रही है, कहीं पे भी आप बिंब को रखोगे आप, या फिर यहाँ मान लो ये आपके सामने शीशा लगा हुआ है, आप यहाँ पे खड़े हुए हो, तो आपकी आंखों की किरण ऐसे जाएगी, वो इससे टकराएगी, वो कहीं ना कहीं तो इसको काटेगी। तो सीधी सी बात है, सामने से जो भी प्रकाश की किरण आ रही है, फिर ऐसे मान लो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से या फिर ऐसे परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद में मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को भी काटेगी, सबसे पहले जिस बिंदु को काटेगी उस बिंदु को बोलते हैं मुख्य फोकस, और इसको किससे शो करते हैं, कैपिटल एफ से शो करते हैं इसको। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात या फिर दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती है उसको क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। ठीक है, सातवीं डेफिनेशन एक इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट थी, सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अगली डेफिनेशन आपको याद रखनी है, फोकस दूरी, और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से शो करेंगे, किससे शो करेंगे, स्मॉल एफ से। ये जो अपना मुख्य फोकस अपन को मिला है, इस मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। एफ व पी के बीच की दूरी, एफ व पी के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। तो एक बार मैं फिर से आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने एक ये परावर्तक पृष्ठ बनाया था, इस दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है इसी को क्या बोल देते हैं, द्वारक बोल देते हैं, अपर्चर बोलते हैं इसको इंग्लिश के अंदर। इस अपर्चर का, इस द्वारक का जो मुख्य बिंदु था या फिर मध्य बिंदु था, वो मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है, पोल कहलाता है, इसको पी से शो करेंगे। फिर आया अपने सामने क्या, मुख्य अक्ष, ध्रुव के बीचों बीच जो लाइन जाएगी, जो रेखा जाएगी, जो प्रकाशीय किरण जाएगी, उसी को क्या बोल देते हैं, मुख्य अक्ष बोल देते हैं। प्रधान अक्सिस भी इसको बोलते हैं, प्रिंसिपल अक्सिस बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल अक्सिस। तीसरा दर्पण, चौथी जिस गोले का कटा हुआ भाग है, दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग है उसका केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, सी से इसको शो करेंगे। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। बात समझ में आई, इसको कैपिटल आर से शो करेंगे। मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर, या फिर ऐसे मान लो बिंब की आंखों से जो भी प्रकाश की किरण आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती है उसको क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं, कैपिटल एफ से शो करते हैं। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। ये आज अपन ने सिर्फ और सिर्फ क्या क्या देखा है इस वीडियो के अंदर, परावर्तन की डेफिनेशन देखी है, परावर्तन के नियम देखे हैं, परावर्तन का अध्ययन करने के लिए अपन सबसे महत्वपूर्ण जिस युक्ति का अध्ययन करते हैं, दर्पण, दर्पण की परिभाषा, दर्पण कितने प्रकार का होता है, और दर्पण से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस, 5-7 ये डेफिनेशंस है। ये डेफिनेशंस आपको याद होंगी तभी धीरे धीरे धीरे, देखो प्रकाश की सबसे बड़ी यूनिट मानी जाती है फिजिक्स के अंदर, तो उसको पढ़ने से पहले, कोई भी बड़ा इम्तिहान करने से पहले आपको पता है कि छोटे छोटे कदमों पे चलना पड़ता है, तो ये छोटे छोटे डेफिनेशंस आपको जो है आनी चाहिए। ठीक है, अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं दर्पण के प्रकारों की बात करूंगा, समतल दर्पण की और गोले दर्पण के अंदर जो 2 प्रकार हैं इसके, उत्तल दर्पण और एक कौन सा, अवतल दर्पण, उनकी बात अपन लोग करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।